हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 लेसन फर्स्ट लेक्चर 3। लेसन फर्स्ट का नाम है आपके वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें आपकी 5वीं टॉपिक है वैद्युत आवेशों के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तीन मुख्य आवेशों के तीन मुख्य गुण होते हैं। पहला है आवेशों की योज्यता, दूसरा है आवेशों का संरक्षण और तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो तीन मेन प्रॉपर्टीज है, तीनों को हम एक एक करके देखेंगे और आपको सलाह देता हूं कि यहां से दिखना भी शुरू कर दें। तो आप हेडिंग डाल लें वैद्युत आवेशों के मूल गुण। यदि कहीं मैं परिभाषा जल्दी बोल दूं तो आप वीडियो को पॉज करके रोक के आप अपना लिखने का काम बीच बीच में करते रहिए। ओके, तो आप हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत आवेशों के मूल गुण। उसमें पहली है आवेशों की योज्यता। पहले इसे समझ लेते हैं, जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा। आवेशों की योज्यता ये कहती है कि मान लीजिए कोई एक निकाय है, निकाय में कई बिंदु आवेश हैं। मान लीजिए एक कूलम का है, दूसरा पहला Q1 कितने का है? Q1 मान लीजिए ये है 1 कूलम का, दूसरा Q2 मान लीजिए है -6 कूलम, तीसरा Q3 मान लीजिए ये है 8 कूलम और एक चौथा मान लेते हैं Q4 मान लीजिए ये -10 कूलम। तो हमारे पास एक निकाय है जिसमें हमारे पास 4 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 बिंदु आवेश हैं। हमसे किसी ने पूछा कि इस पूरे निकाय का कितना आवेश है। कोई हमसे पूछ सकता है कि पूरे निकाय का, इस पूरे घेरे का आवेश कितना है। तो बड़ा आसान काम होता है। तो क्या करें, हम करेंगे ये कि मान लीजिए निकाय का पूरा आवेश कितना है, कैपिटल Q। तो पहला सिद्धांत कहता है, पहला नियम है आवेशों की योज्यता। ये कहता है कि निकाय का पूरा आवेश जानने के लिए सभी आवेशों को जोड़ दीजिए, बीजगणितीय योग कर दीजिए। ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी निकाय में आवेश का संपूर्ण प्रभाव जानने के लिए निकाय में स्थित सभी बिंदु आवेशों को जोड़ दिया जाए। यानी मान लीजिए पूरे निकाय का आवेश कितना है Q, तो Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 + Q4। तो Q कितना होगा 1। पहले Q1 का मान कितना है 1 कूलम प्लस Q2 का कितना है -6 कूलम, Q3 का कितना है 8 कूलम और Q4 का कितना है, Q4 का है -10 कूलम। तो 1 और 8 दोनों प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया 1 + 8 9 कूलम और प्लस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं तो 10 + 6 -16 कूलम। 16 में से 9 माइनस कर दीजिए कितना होगा 7 कूलम। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो ये जो हमारा निकाय है इसका कुल आवेश कितना है -7 कूलम। तो किसी निकाय का पूरा आवेश जानने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे उनको जोड़ देंगे। एक शब्द आपको याद दिलाऊं, एक शब्द होता है द्रव्यमान की योज्यता। जैसे मान लीजिए 2 बर्तन है हमारे पास, दोनों में एक में 20 ग्राम
कोई चीज़ है, मान लीजिए चीनी है, एक में 20 ग्राम चीनी है, दूसरे में 50 ग्राम है, दोनों को किसी बड़े बर्तन में डाल दिए तो बड़े बर्तन में कितनी चीनी हो जाएगी? 20 ग्राम प्लस 50 ग्राम 70 ग्राम। तो द्रव्यमान की योज्यता ये कहती है कि यदि दो द्रव्यमानों को एक पास ला देंगे तो वो जुड़ जाएंगे। मान लीजिए एक अलग, जरूरी नहीं है चीनी ही हो, मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये है मान लीजिए 200 ग्राम का और ये पेन है 100 ग्राम की, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यदि दोनों को हम एक साथ ले लें तो यदि ये 200 है, ये 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। इसे कहते हैं द्रव्यमानों की योज्यता। और ये 250 ग्राम कुल है, इस 50 ग्राम को हटा दिए तो कितना बचा? 200। तो द्रव्यमानों की योज्यता ये कहती है कि कुल द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए द्रव्यमानों को क्या किया गया? जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पे हम केवल जोड़ना नहीं कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग में हम चिन्ह का भी ख्याल रखते हैं। कारण यह है कि दो द्रव्यमानों को जब आप जोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि ये 50 ग्राम है और इसे आप ये 200 ये 50 दोनों को जोड़ दिए तो 250 होगा, माइनस 250 नहीं होगा। द्रव्यमान 0 से कम नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। तो शून्य से नीचे की बातें ही छोड़ देते हैं। किसी भी वस्तु का कुछ तो द्रव्यमान होगा। एक धूल का कण है, उसका भी कुछ तो द्रव्यमान होगा, शून्य तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, बहुत कम द्रव्यमान होता है लेकिन होता है, शून्य नहीं होता। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, लेकिन आवेश शून्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक निकाय है, उसमें दो बिंदु हैं, एक बिंदु का आवेश है +2 कूलम और दूसरे बिंदु का आवेश है -2 कूलम। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + -2 कितना हो गया? 0। तो इसका कुल आवेश कितना हो गया? 0। तो आवेश यदि दो कंडीशन, यदि मान लीजिए दोनों प्लस होते तो कितना मिलता? 4 कूलम। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है तो कितना मिला? 0। मान लीजिए दोनों माइनस होते तो माइनस -2 -2 4 कूलम -4 कूलम। दोनों तीनों अलग अलग कंडीशन। दोनों प्लस तो 4 कूलम, एक प्लस एक माइनस तो 0 हो गया और दोनों माइनस तो -4 कूलम। यानी कि हम देखते हैं कि आवेश को हम सीधे तौर पर नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आवेश शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक अलग बात है, शून्य भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम आवेशों को जोड़ते हैं उनके चिन्ह के साथ, जिसे हम कहते हैं बीजगणितीय योग। तो आवेशों की योज्यता हमें ये बताती है, देखिए डालते हो क्या? आवेशों की योज्यता लिखिए। किसी निकाय का आवेश निकाय के अंदर निहित आवेशों की तुल्य योज्यता के बराबर होता है। पूर्णविराम। अर्थात निकाय का परिणामी आवेश उसके अंदर निहित बिंदु आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। पूरा हो गया। यदि मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो रोकें और परिभाषा लिख लें और फिर से वीडियो चालू करें। दूसरा है, पहली टॉपिक कंप्लीट। दूसरा क्या है? दूसरी हेडिंग डालते हैं आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण।
आवेशों के संरक्षण में हम ये देखेंगे, जैसे आपने एक नियम पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण में आप क्या पढ़ते हैं कि ना हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार हमारा एक नियम है आवेश संरक्षण। इस नियम में हम ये देखते हैं कि हम नए आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे आपको पढ़ाया गया था कि जब आप दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो किसी एक का वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाता है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसको वो ऋणावेशित हो जाती है, और जब जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है वो धनावेशित। फिगर से देखें तो मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दोनों को हमने रगड़ा। मान लीजिए दोनों में शुरुआत में 100 इलेक्ट्रॉन है, एक मान लेते हैं, जरूरी नहीं है इतने ही हो, इससे बहुत ज़्यादा होंगे। मान लेते हैं दो वस्तुओं में या एक में 100 है, दूसरे में 80 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यदि हम दोनों को रगड़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यदि मान लीजिए इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कितना प्रोटॉन होगा? 100 प्रोटॉन भी होगा। इसके पास 80 इलेक्ट्रॉन है तो 80 कितना होगा? प्रोटॉन भी होगा। तो 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको आवेश को किस में लिखिए? माइनस में। और प्रोटॉन है तो किस में लिखिए? प्लस में। ऐसे ही यहाँ भी लिखते हैं, आपको समझना आसान होगा। यदि इलेक्ट्रॉन है तो आवेश किस में होगा? माइनस में। और प्रोटॉन है तो किस में होगा? धन, प्लस में। तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में -100 ही, प्रोटॉन में +100, दोनों मिलकर कितने हो गए? तो आवेश कितना हो गया? 0। ऐसे ही यहाँ पे 80 इलेक्ट्रॉन और 80 प्रोटॉन, तो प्लस प्लस माइनस, 80 माइनस 80 कितना हो गया? 0 प्रारंभिक रूप में। लेकिन जब आपने दोनों को रगड़ा तो मान लीजिए यहाँ शुरू में आवेश कितना है? 0 0। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे शुरू में 80 थे, अब कितने हो गए? 82, क्योंकि 2 यहाँ से चले गए। 80 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए? 82 इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी 80 ही हैं। तो -82 धन 80, -82 धन 80 कितना होगा? -2। यानी अब इसका आवेश 0 नहीं हो गया, कितना हो गया? -2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे 100 थे, 2 चले गए, तो कितना बचा? 98। -98 और +100, प्रोटॉन नहीं गए। तो अब इसके पास कितना है? 100 - 98 बराबर 2e + 2e। यानी इसका जो 0 था वो कितना हो गया? 2e। तो आप देखें कि इसके पास जितना गया वो किसके पास से गया? पहले वाले के पास से गया। तो कोई नया इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं आया। हमने दोनों को रगड़ा तो कोई नया आवेश, कोई नया इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से नहीं आया। एक पहले का इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? दूसरे में। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी था लेकिन अपने प्रोटॉन के साथ एडजस्ट था, तो आवेश हमें मालूम कितना पड़ रहा था? इस निकाय का 0 और इस निकाय का भी 0। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिसबैलेंस हो गया तो इसका +2 और इसका -2। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि दो वस्तुओं के रगड़ने से जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में कम या ज़्यादा होते हैं, उसी से आवेश उस निकाय पे उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो हमने उत्पन्न किया नहीं, वो तो पहले से था। तो यदि हमने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं किया, हमने तो क्या किया, बस दोनों को रगड़ा, जिससे एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला गया। वो पहले से था, हमने उत्पन्न नहीं किया, ना कर सकते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन पहले से था तो आवेश भी पहले से था, बस वो अपने अस्तित्व में नहीं था, उसका प्रभाव नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम यदि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं कर सकते तो उसका आवेश भी उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, और मान लीजिए फिर से ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं फिर से वापस चले गए, तो फिर यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 80 इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों का तुल्य आवेश कितना हो जाएगा, 0। 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन, 80 इलेक्ट्रॉन 80 प्रोटॉन। तो उस कंडीशन में फिर से आवेश 0। तो आवेश जहाँ से गया था चला आया, आवेश समाप्त नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन समाप्त नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन गया था चला आया। तो इस प्रकार यदि हम इलेक्ट्रॉन ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को समाप्त कर सकते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न और समाप्त नहीं हो सकता तो उसका आवेश भी ना ही उत्पन्न हो सकता है और ना ही समाप्त हो सकता है। इसी को कहते हैं आवेशों का संरक्षण। तो दूसरी हेडिंग डाल दिए होंगे आप, इसमें लिखिए इस नियम के अनुसार आवेश सदैव संरक्षित रहता है। नीचे लिखिए अगली लाइन में, जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। पूर्णविराम नीचे लाइन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना ही उत्पन्न किया गया ना ही नष्ट किया गया, इसलिए आवेश भी ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो सकता है। बस इतना ही। तीसरी टॉपिक है, निकालिए आवेशों का क्वांटीकरण। यदि स्पीड कहीं ज्यादा हो रही हो तो आप वीडियो रोकेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद से फिर चालू करेंगे। तो तीसरी हेडिंग है आपका आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें लिखें आप आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, पूर्णविराम नीचे लाइन में, अर्थात आवेश अपने आवेश अपनी मूल इकाई ब्रैकेट में एक इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन का आवेश, ब्रैकेट में एक इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन का आवेश ब्रैकेट बंद के पूर्ण गुणज होते हैं। पूर्णविराम। इलेक्ट्रॉन कभी आंशिक नहीं हो सकता
इसलिए आवेश भी कभी आंशिक इलेक्ट्रॉन आवेश में नहीं हो सकते। पूर्ण विराम। समझ लीजिए मेरी बात। मैंने ये कहा, जैसे आप जानते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है और प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा? -e, और प्रोटॉन पे +e। एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पे कितना आवेश? -e, और प्रोटॉन पे +e। तो क्या इलेक्ट्रॉन कभी आधा हो सकता है या प्रोटॉन कभी आधा हो सकता है? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आधा नहीं हो सकता, तो उस पे आवेश भी जितना है उतना ही है, वो भी आधा अधूरा नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि कहीं 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? -3। कहीं पे मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे 10 प्रोटॉन हो, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? +10e। इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं हो सकता। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, ये तो संभव नहीं है। तो यदि आधा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है तो आधा प्रोटॉन, आधा आवेश भी संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक होगा। इलेक्ट्रॉन देखिए क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे लेके अनंत संख्याएं हो सकती हैं, 100, 200, 600। प्रोटॉन भी यही हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहाँ तक। इलेक्ट्रॉन शून्य भी नहीं हो सकता है, ना ही प्रोटॉन भी शून्य हो सकता है। तो हम कैसे कहते हैं क्वांटीकरण की बात? क्वांटीकरण की बात हम ऐसे करते हैं कि मान लीजिए एक निकाय है, इसका कुल आवेश कितना है? Q, कैपिटल Q। तो Q बराबर हम लिखते हैं NE, या स्मॉल q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी लिखना पसंद करें। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Ne। मान लीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा? Q बराबर 4e। 20 इलेक्ट्रॉन है तो Q बराबर 20e। n क्या है? n ये संख्या है, कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप जानते हैं जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो किसी निकाय का आवेश Q बराबर Ne। n क्या है? n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। n कभी दशमलव में या बटे में नहीं हो सकता। किसी का आवेश 1/2 ऐसे नहीं हो सकता। ये सदैव एक पूर्णांक होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृतिक संख्या होगी, दशमलव की बटे की संख्या नहीं हो सकती। तो इसे ही हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आप जहां तक लिखे हैं उसके ठीक बाद लिखिए कि किसी आवेश का, माफ करें, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश Q बराबर Ne। किसी निकाय का कुल आवेश Q बराबर Ne। यहां प्लस और माइनस दोनों लगा दीजिए। Q बराबर Ne, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ओके, प्लस माइनस हमने दोनों लिखता होगा, प्लस माइनस दोनों लिखा, क्योंकि प्लस प्रोटॉन है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस। नीचे नोट करके लिखिए n स्मॉल n कभी
दशमलव अथवा परिमेय चाहिए, दशमलव अथवा बटे बटा होती, दशमलव अथवा आंशिक संख्या नहीं हो सकती। एन कभी भी दशमलव अथवा आंशिक संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण बस इतना यही हो। तो ये हमारे आवेश के 3 मूल गुण हैं। आवेशों की योज्यता, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ये दूसरा और तीसरा आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबरों में। ऐसे पूछा जाता है कि आवेशों का आवेश क्वांटीकरण है, इस कथन आवेश क्वांटीकृत होता है, इस कथन की व्याख्या करें। या लिखता है कि स्पष्ट करें कि आवेश वैद्युत आवेश सदैव संरक्षित होता है। तो 1 या 2-3 लाइन लिख देना होता है। इस प्रकार ये हमारा सेक्शन है 1.5, जिसमें हमने देखा वैद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में। आप बुक में इन चीज़ों को पढ़ें, आपका कंसेप्ट और बेहतर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी होगी कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, जो कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण और दिशा की व्याख्या करता है। तो अभी के लिए इतना ही। आपके जो सवाल हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सुझाव भी हमें अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।